बने हुए लेखक नाम का रोमांटिक जो एक राइटर है कि मेरे दिमाग में ये चल रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, ये सारे डिस्कशन रोमांटिक एज के साथ शुरू हुए और 20वीं सदी के सेकेंड हाफ तक आते आते उन्होंने कहा कि लेखक जो कह रहा है वो कहता रहे, कमलेश्वर जी जो कह रहे हैं कहने दीजिए, मैं हूं जो कमलेश्वर के उपन्यास में अपने अर्थ को पैदा करूंगा, उस उपन्यास को मैं डिसेंटर करूंगा, विकेंद्रित करूंगा। ये जो सारी सच्चाइयां जो किसी कृति की होती हैं, जो केंद्रीकृत सच्चाइयां थी, इनको तोड़ देने का, विकेंद्रित करने का समय आया है। और कई बार तो जितने पाठक होंगे उतने अर्थ बनेंगे। जैसे आप देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं दूं। एक बहुत बड़े लेखक हुए जिनको उनकी जिंदगी में अभी बातें कर रहे थे कि इस सफलता के लिए लिखना चाहिए और उसके लिए लिखना चाहिए, सब बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। मैं उस आदमी का नाम ले रहा हूँ जिसने पूरी 20वीं सदी को हिला डाला। उसका नाम था जर्मन लेखक फ्रेंच काफ्का। एक अकेलेपन का जीवन जिया उसने, उसके सामने कोई उद्देश्य नहीं था, वो एक डरा हुआ व्यक्ति था। और उसने ब्यूरोक्रेसी, मतलब कि एक इतनी भयानक का ट्रायल नाम का उसका उपन्यास है जिसको आज भी संसार भर में चर्चाएं होती हैं। कहानी सिर्फ ये है कि उपन्यास के नायक का पूरा नाम भी नहीं, के का मतलब कुछ भी हो सकता है, काफ्का भी हो सकता है। एक दिन पुलिस के 2 सिपाही आते हैं और बोलते हैं यू आर अंडर अरेस्ट। वो कहते हैं किस बात की? तो कहते हैं वी आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू टेल यू, आप चलिए हमारे साथ। और वहां से जब पुलिस के 2 सिपाहियों के साथ चलता है, उस पहले पेज का ये दृश्य है। और पहले पेज से वो 250 प्रश्नों के उपन्यास में उस हीरो का, उस नायक का अकेला, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्यों उसे गिरफ्तार किया गया, क्या उसका अपराध है, कोई उसको नहीं बता रहा। तुम पे मुकदमा चलेगा, तुम पे मुकदमा। और उसकी यातना, उसकी पूरी यातना, उसके वो अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने जीने के हक के लिए वो बेचैन है। कोई सुनवाई उसकी नहीं है, कोई उसको बताने के लिए वहां पर मजबूर नहीं है कि तुम्हारा अपराध ये, तुम पर मुकदमा चलेगा। और उपन्यास के अंत का वो दृश्य, जब अभी लेखक की दृष्टि की बात हो रही थी, वो उपन्यास के अंतिम दृश्य में उसको शहर से बाहर ले जाते हैं। एक सुनसान जगह है जहां पर उसका वध किया जाएगा। तो उसको कहा जाता है कि आप अपनी गर्दन रख दीजिए और ऊपर से वो फरसा होगा। और उस उपन्यास का अंतिम दृश्य है कि जब वो अपनी गर्दन को ऐसे करता है तो दिखता है दूर सुनसान में एक कोई इमारत है, वहां कोई रोशनी है, खिड़की में एक रोशनी है, वहां कोई आकृति इस दृश्य को देख रही है। और उस उपन्यास का अंतिम वाक्य है कि आई विल डाई बाय बट माई शेम विल आउटलिव मी। मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरी जो शर्म है जीने की, ये मेरे बाद भी जिंदा रहेगी। तो खत्म हो गए। काफ्का साहब ने बहुत दुखद जीवन जिया। वो तो जब उनको टीबी हुई और मेरा ख्याल है 30 साल की उम्र भी उनको नहीं मिली, तो वो अंतिम दिनों में अपनी लिखी हुई कृतियों को जलवाते थे। वो फायर प्लेस में, सैनिटोरियम में उस मिलेना को कहते थे, जो उनकी नर्स थी, कि इसको जलाओ इसको। और वो रोती थी, अरे ये व्यक्ति सारा जीवन लिखता रहा, अकेला रहा, और अपने बोला मरने से पहले मैं सब जला डालना चाहता हूँ जो मैंने लिखा। कोई प्रकाशित नहीं हो रहा था। उसका एक मित्र था मैक्स ब्रॉड नाम का, वो बीच बीच में बेहोश हो जाता था, तो वो चुपके से उसको थोड़ी सी उसकी पांडुलिपियां दे देती थी। और बाकी सब तो वो फिर होश मत बोलो तुमने वो जला दिया, बोला हाँ जला दिया। वो काफ्का के मरने के बाद वो जितना साहित्य उसका बचा रह गया, जो जलने से, जो उसने नहीं जलवा सका, उस पर आज वो संसार के महानतम लेखकों में माना जाता है। ये तो हमें पता ही नहीं कि क्या क्या। अब देखिए, सबसे बड़ा जादू जो है वो ये है कि एक के की कथा मैंने आपको बताई छोटी सी। 1924 में काफ्का मर गया जर्मनी में। उसके बाद हिटलर का शासन आता है, और हिटलर का जब आतंक आता है, सब लोगों को वो जिस तरह से गुलाम बना रहा है, सब डिक्टेटरशिप, तब लोगों को काफ्का के उस उपन्यास का अर्थ 10 वर्ष बाद हिटलर के शासनकाल में मालूम पड़ा कि के की पीड़ा तो जर्मनी के उस हर आम नागरिक की पीड़ा। और सडनली काफ्का बिकम्स ए क्लासिकल। तो ये जो साहित्य की दुनिया है, जिसमें कब किस आदमी का क्या अर्थ बनेगा
और कैसे वो इतिहास के साथ उसके नए अर्थ खुल जाएंगे, बहुत रहस्यमय संदर्भ है। यानी आप ये देखिए, मैं अभी कल हम लोग विश्वनाथ जी की कविताओं पर बात कर रहे थे, पांडे जी थे, गोधरा पर उन्होंने एक कविता लिखी। गोधरा का हत्याकांड हुआ 2002 में गुजरात में, वो जो दंगे फसाद हुए और ट्रेन जला दी गई थी उसमें। उस कविता में वर्षों बाद कवि उस गोधरा स्टेशन से गुजर रहा है और देखता है कि सब कुछ शांत है, सब व्यवस्थित चल रहा है। तो उस कवि की कल्पना में ये आता है कि गोधरा स्टेशन पर उस समय चीत्कार कैसा हुआ होगा, हत्याकांड कैसा हुआ होगा, लोग कैसे क्रंदन कर रहे होंगे, कैसे बेसहारा होंगे। तो कविता का मूल भाव ये है कि आखिर सब कुछ इतना शांत क्यों है, सब कुछ इतना व्यवस्थित क्यों, वो पीड़ा कहाँ चली गई, वो दृश्य कहाँ चला गया, क्यों सब कुछ। तो कलाकृति का जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है हमें डिस्टर्ब करें, हम जो भूल जाने के लिए अभिशप्त हैं, बहुत सारी चीजों को हम भूल जाना चाहते हैं। हम कला कहती है कि नहीं, मेरा काम तो आपको याद दिलाना है, आपके उस छिपे हुए घाव को फिर कुरेदना है। और वो घाव जो जब तक सभ्यता है, जब तक आप मनुष्य हैं, उस घाव के दर्द को आप महसूस करिए। जिस दिन उस घाव को आप भूल जाएंगे, आप मनुष्य नहीं। तो देखिए, इस कविता में 4-5 पंक्तियां हैं, आप जो सुनिए। वो कहते हैं, हमने मान लिया हो गया सामान्य सब, अहमद के घर जला चूल्हा, राम भजन फिर गाने लगा दफ्तर, खुल रहे हैं बच्चों के स्कूल, सूख गए हैं फहमीदा की माँ के आंसू, भुलाना चाह रही है अलका दंगों में मारे गए पति की डर से पथराई आंखें, मुन्ना की आंखों में जलती माँ की चीखों का रंग तो है, पर उसे आइसक्रीम अच्छी लगने लगी है फिर से, अब वो सोते में रोता है, चीखता है, जागे में खेलता है, खाता है, सामान्य लगने लगी है हवा की तरह। अब देखिए, ये जो आदमी का जीवन है दो स्तरों पर, एक वो रोजाना की जिजीविषा भी बहुत जरूरी है, कोई जीना बंद नहीं कर देता। किसी के घर के अंदर मातम हुआ है, मृत्यु हुई है, कितने दिन वो भोजन नहीं करेगा, 2-4 दिन बाद जीवन फिर विधिवत शुरू हो जाता है। और लोग भी ये समझाते हैं, आसपास के लोग, कि भाई जो हुआ विधि की यही मर्जी थी, अब आप जीवन। लेकिन वो जो अंदर जो स्मृति उसके रह गई, वो जो घाव रह गया, वो जो एक उसका दुख रह गया, वो दुख जो है कला उसको पूरे देगी। कला आपको कभी ये नहीं कहेगी शांत रहिए, आप प्रकृति, कला कहती कि आप जो सामान्य बनते चले जा रहे हैं, फिर लौटिए उस स्मृति में, फिर उस दुख को। अगर ऐसा ना होता तो अभी आप मोहन राकेश की उस कहानी, मोहन राकेश की बात करिए, आषाढ़ का एक दिन कालिदास चले गए राजाश्रम में, उनको यश मिला, पैसा मिला, सफलता मिली, बहुत बड़े आदमी बन गए वो। जब वो लौटते हैं फिर, और वो मल्लिका, आषाढ़ का एक दिन की नायिका, वो बदल चुकी है, उसका जीवन बदल चुका है, उसका शरीर वो नहीं रह गया, वो थक चुकी है, उसका छीड़ हो चुकी है उसकी काया। कालिदास कहते हैं कि मैं इसी मल्लिका को छोड़कर राजा के यहाँ गया था बहुत यश कमाने, सफलता कमाने, पैसा कमाने, लेकिन इस मल्लिका को मैंने खो दिया। आज सब कुछ पाकर मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे निर्धन आदमी हूँ, वो मल्लिका नहीं रही मेरे पास, सब कुछ मैंने पा लिया, इसका क्या अर्थ है। तो हजारों साल पहले कालिदास का जो जीवन था, उसको जब मोहन राकेश उठाते हैं आषाढ़ का दिन में, तो वो हजारों साल की दूरी मिट जाती है। वो कालिदास का दर्द हमें आज अपना दर्द लगता है कि अगर हम अपनी मासूमियत को, अपनी कोमलता को, अपनी मनुष्यता को खो देते हैं, तो फिर अगर ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये जो एक कलाकार का कोर एरिया होता है कि ये जो दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, वो जो चरम क्षण है जहाँ वो सब चीजों को लात मार सकता है, वही कला की स्मृति है, वही कला का सबसे बड़ा गुण है। इस पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारी कृतियों के उदाहरण में देना चाहता था, लेकिन समय का मुझे ध्यान आ रहा है, पांडे जी पीछे से मुझे अभी टोक देंगे, मैं यहीं पे बंद करता हूँ। कलाकृति का काम सिर्फ ये है कि आप विस्मृति के संसार से बाहर निकलें, फिर उस दर्द को जाने, वो दर्द जो है जो कहीं छिपा रह गया है, जिसको आपने कालीन के नीचे कहीं पड़ा। धन्यवाद। धन्यवाद विजय कुमार जी, जो तमाम उदाहरण बहुत अच्छे आप सबके सामने विजय कुमार जी ने पेश किए। तो एक
अलग अनुभव से आप सब गुजर रहे हैं, पहली कतार से लेके अंत तक दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, सिनेमा को भी एक साहित्य माना जाता है कि जो कैमरे की आंख से लिखा जाता है, और साहित्य में जैसे बेस्टसेलर और क्रिएटिव होते हैं, वहाँ भी होता है। एक तरफ मनमोहन देसाई है, जहाँ अमर, अकबर, एंथोनी तीनों एक साथ माँ को खून देते हैं, और एक तरफ श्याम बेनेगल हैं, सत्यजीत रे हैं, विमल राय की फिल्में हैं, जिनके एक जो है क्रिएटिव दुनिया मानी जाती है। तो साहित्य करा उधर भी होता है। एक बार तारे ज़मीन पे आई थी फिल्म, तो ये चर्चा चली थी ब्लॉगर्स में कि उसके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड क्यों नहीं दिया जाए प्रसून जोशी को। तो इसमें भी जो है अगर कुछ प्रकाश डालेंगे कमलेश जी, वैसे जो फिल्म का गीत है उसमें कई लोगों का योगदान हो जाता है। एक तो जिसने लिखा, फिर जिसने कंपोज किया, फिर तीसरे ने गाया, और चौथे ने जो है परफॉर्म किया या हीरो, और जो है पांचवा जिसने जो है डायरेक्ट किया। तो मतलब इतने सारे लोग बल्कि एक गीत को बनाते हैं। तो आइए आदरणीय कमलेश पांडे जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, वो अपनी बात रखें। पहले तो ये बड़ी नाइंसाफी है केशव, इतने डॉक्टरों के बीच और साहित्यकारों के बीच आपने एक फिल्म लिखा हुआ घर की मुर्गी तो रात समझते हो। दो कहानियां। स्पेन में अल्टामीरा की गुफाएं हैं, और वो गुफाएं बड़ी इंटरेस्टिंग। गुफाओं में भित्ति चित्र हैं, जैसे आमतौर पे होते हैं। शिकार का सीन है, 5-6 आदि मानव जो है वो जंगली भैंसे के पीछे पड़े हैं। बहुत बड़ा भैंसा है, करीब 10 फीट का है। अगला पिक्चर है कि वो घेर के खड़े हैं, उसको घेर रहे हैं भैंसे को मारने के लिए, शिकार के लिए। उसके बाद का पिक्चर है कि उस भैंसे ने 2000 को मार दिया है, 2000 आदि मानव मर चुके हैं। आखिरी पिक्चर है कि फाइनली ऐसा गिरा है जमीन पे, और वो सारे आदि मानव उसके ऊपर पाँव रख के खड़े हैं। मगर ये काफी नहीं, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन तस्वीरों में जो कम से कम 60-70 करोड़ साल पहले की तस्वीरें हैं। आदमी के 4 हाथ 4 पैर हैं, जानवर के 8 पैर हैं, मल्टीपल लेग्स एंड लिम्स। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। वहां गुफा की दीवारों पे धुएं के निशान हैं, काले काले धुएं के निशान। और बहुत से एंथ्रोपोलॉजिस्ट और जो सामाजिक सोच के लोग हैं, उन्होंने बड़ा अद्भुत निष्कर्ष निकाला कि रात को ये जो पूरा कुनबा था आदिमानव का, ये मशालों की कांपती हुई रोशनी में बैठकर ये तस्वीरें देखता था। और मशालों की कांपती हुई रोशनी में ये जो 8 पैर और 4 हाथ और 4 पैर, वो तस्वीरें थोड़ी चलती हुई मालूम पड़ती थी। वो हमारा पहला थिएटर था, सिनेमा। क्यों देखता था? वो इसलिए देखता था कि अगले दिन जब वो शिकार करने जाता था, तो उसने कम से कम वो गुफा की सुरक्षा में, जहाँ कोई खतरा नहीं है, वही अपने ही लोग हैं, उसने जंगली भैंसों को मार दिया। वो कामयाब हो गया, उसको मंजिल मिल गई। बस हम ठीक है, हम छोटे हैं, आज मानव है, 5.5-6 फीट के लोग हैं, और ये 5-8-10 फीट का है, हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। मगर रात के अंधेरे में गुफा की सुरक्षा में हमने एक कामयाबी हासिल की है, भैंसों को मार दिया। अगले दिन जब वो जाता था शिकार करने, उसमें थोड़ी ज़्यादा हिम्मत होती थी, उम्मीद होती थी, एक हौसला होता कि नहीं ठीक है, हमसे बहुत बड़ा है मगर हम मार लेंगे। सिनेमा तब से आज तक बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया। आज भी हम जब थिएटर में जाते हैं, सिनेमा में ले देकर लगभग वही कहानी रिपीट होती है। हर फिल्म में खतरा होता है, भूकंप हो, बीमारी हो, जो कैंसर हो जाता है, किसी का दिल टूट जाता है, भूकंप, आग, जहाज में आग लग जाती है, बिना खतरे के। और इसलिए क्योंकि सिनेमा हॉल के अंधेरे में बैठ के, क्योंकि फिल्म तो हम घर में भी देखते हैं, टीवी पर, मगर उसके बावजूद भी आज भी हम थिएटर में जाने को बेताब है। क्योंकि 1000 लोगों के साथ बैठ के देखना, इस तरह के ग्रुप थेरेपी जिसे कहते हैं साइकियाट्री में, कि 1000 लोगों के साथ बैठ के वो जो कहानी चल रही है किरदार की, वो जो किरदार है उसके साथ जो हो रहा है, अच्छा बुरा जो भी है, हम उसके हिस्सेदार बन जाते हैं,
उसकी जंग हमारी जंग बन जाती है, उसका संघर्ष हमारा संघर्ष बन जाता है, उसका दर्द हमारा दर्द बन जाता है। अगर किसी देवदास को होता है कैंसर, मुझे याद है मैं स्कूल में था जब ये फिल्म रिलीज हुई थी देवदास, उन दिनों अगर किसी लड़के के दांत से खून निकल आता था तो लोग कहते, वो समझते कि मुझे टीबी हो गई है, अब तो मैं जाने वाला हूँ। मतलब टीबी होना एक फैशन हो गया, एक खुशी की बात थी, अरे आज हो सकता है टीबी। देवदास का इतना असर था। और हालांकि अगर कहानी देखें तो एक हारा हुआ इंसान है, ना उसको घर मिलता है, ना उसको लड़की मिलती है। तो जो थिएटर है, सिनेमा जो है, और मैं इसलिए जो फिल्म लेखक हैं उनके सामने ये एक रहती है बड़ी चुनौती कि आखिर हम लिख किसके लिए रहे। हालांकि और सीमाएं भी हैं, जैसे कि बजट है, फिल्म स्टार है और टेक्नीशियन है, बनते बनते फिल्म बनती है, बन के रिलीज होगी नहीं होगी कुछ पता नहीं होता, और फिर भी हम लिखते हैं। क्योंकि वो जो चीज है थिएटर में, उस आदमी को जो वो बैठा है दर्शक अकेले हजार लोगों के साथ, और उसकी जिंदगी में अगर आगे कभी उसका दिल टूटने वाला है, उसको कैंसर होने वाला है या कोई और दुर्घटना होने वाली है, वो शायद उतना कमजोर नहीं होगा। वो मेरा एक ये है कि जो थिएटर है एक तरह से इमोशंस के लिए जिम है, हमारी भावनाओं के लिए जिम्नेशियम है, जहां हम अपनी भावनाओं को एक्सरसाइज करते हैं, सबके साथ मिलकर हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, रोमांटिक हो जाते हैं। जितने हैं जज्बात इंसान के दिल में, वो हम थिएटर में उनको शेयर करते हैं सबके साथ। तो अगर हमारी असली जिंदगी में कुछ ऐसा हादसा होना हुआ तो शायद हम इतने कमजोर ना हो। ये एक थिएटर की दूसरी और एक बात है जो फिल्म की कहानी की जरूरत होती है कि जिंदगी में कभी भी कुछ भी होता है। अक्सर हम देखते हैं कि अच्छा आदमी हार जाता है, बुरा आदमी जीत जाता है। अगर ये हकीकत है, अगर जिंदगी यही है कि अच्छा होना एक कमजोरी है, अच्छा होना एक बेवकूफी है, फिर आदमी जिए क्यों? मतलब क्या है? हम देख रहे हैं नाइंसाफी है, सब तरफ नाइंसाफी है। जिसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, किसी और को मिलता है जिसकी वो योग्य नहीं है। तो ये सारी नाइंसाफियां हैं और सारा जो ये पूरा गड़बड़ झाला है, ये जो स्क्रिप्ट लिखी है ऊपर वाले ने, बहुत ही बुरी स्क्रिप्ट लिखी है। तो आदमी जिए क्यों? कम से कम फिल्म में ये हौसला दे, कम से कम फिल्म में अच्छा आदमी जीतता है, लड़ता है, तकलीफ उठाता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करता है, मगर अंत में अच्छा आदमी ही जीतता है और बुरे आदमी को सजा मिलती है या मौत मिलती है, जो भी इंसाफ होता है उसको। तो ये कहानी जो है, जो थिएटर जो ये सिनेमा है, ये हमें असली जिंदगी को झेलने का हौसला देता है। और जैसे हमारे लोक कथाओं में भी लोगों ने पढ़ा होगा आपने, जैसे उनके दिन फिरे हमारे भी फिरे। मतलब क्या है कि जो जैसे वो जैसे कामयाब हुए, हमें भी अच्छा हो गया, हम भी कामयाब हो जाए, वो ना अलग बात है, पर एक हौसला रहता है, जीने का एक होप रहती है। फिल्में हमें होप देती है, और जो फिल्म का लेखक है उसके लिए यही सबसे बड़ी रहती है चुनौती, क्योंकि वो जीता है असलियत में, हकीकत में, आसपास में जो आज बात हो रही थी यथार्थवाद की, रियलिज्म की। फिल्में रियलिज्म के लिए नहीं, उसमें क्योंकि मुझे अगर देखना ही था तो मैं थिएटर क्यों जाऊंगा? मेरे आसपास बिखरा हुआ ये था, मेरे घर में है, बाहर सड़क पे, बस स्टॉप पे, सब जगह बिखरा ये था, अखबारों में है, टीवी पे न्यूज में आ रहा है सब ये था। तो वो देखने के लिए मैं साहित्य पढ़ने क्यों जाऊंगा? मुझे मालूम है क्या हो रहा है। और इसके मामले में हिचकॉक की बड़ी खूबसूरत लाइन मुझे बहुत पसंद आई है कि लाइफ सिनेमा इज नॉट ए स्लाइस ऑफ लाइफ, इट इज अ पीस ऑफ केक। और इसमें एक बड़ी खूबसूरत घटना है एस.टी. बर्मन के बारे में है कि एक उनके पास एक आया रिपोर्टर, इंटरव्यू लेना है, पत्रकार। उसने कहा कि सर आपकी फिल्म जो गाना है कि नायक और नायिका जो है झील पे कोर्ट में है और गाना गा रहे हैं, तो ये मान सकते हैं कि असली लाइफ में जो नायक है उसकी आवाज भी अच्छी है, वो गा सकता है। शायद जो लड़की है उसकी भी आवाज अच्छी, वो भी गा सकता है, और कमबख्त ऑर्केस्ट्रा कहां से आता है झील के? तो एस.टी. बर्मन ने कहा उल्लू के पट्टे जहां से कैमरा तो फिल्में फ्रेम चुनती हैं लाइफ। फिल्में ये यथार्थवाद के लिए नहीं,
उसमें से फिल्में टुकड़े चुनती है अपनी कहानी कहने के लिए, तो मकसद बिल्कुल अलग है। जो मैंने कहा कि एक होप एक हौसला देने के लिए। एक और दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो शायद भरत मुनि का अगर किसी ने पता होगा। कहानी ये है कि जब चारों वेद लिखे गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। ये तो वेद हैं, ये तो महापंडितों के लिए, स्कॉलर्स के लिए, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं, उनके लिए है। आम आदमी का क्या? आम आदमी का क्या? वो अपनी जिंदगी कैसे जिएगा, उसको जीने का हौसला कैसे मिलेगा? तो कहानी ये कहती है कि ब्रह्मा जी ने घोषणा की पूरे हिंदुस्तान में कि भाई कुछ करो, आम आदमी के लिए कुछ करो। वेद तो हो गया, आम आदमी के लिए क्या होना चाहिए? तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र, कहानी ये कहती है कि ब्रह्मा जी वो पढ़ के इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया भरत मुनि को कि भरतेन मितस्ते शाम प्रख्यातो कर्तव्य अधिदम भारतीय वर्षीय मरना सुप्रकाशितम। के भरत, जो इतना बड़ा काम किया है कि तेरे नाम से मैं इस देश को भारत वर्ष का नाम देता हूँ, कंट्री ऑफ एंटरटेनर्स। तो ये मुल्क हैं जिन्होंने एंटरटेनमेंट को एनलाइटनमेंट तक ले गए, कि जिससे जीवन को जीने का हौसला और उम्मीद मिले, प्रेरणा मिले। हमारी फिल्में अभी भी वही, आज भी हम वही कर रहे हैं। हम भरत मुनि के संतान हैं। ले देखिए, जैसा भी थोड़ा बहुत अच्छा बुरा होता है, हम लिखते रहते हैं, करते रहते हैं। और जहां तक साहित्य का सवाल, ऐसा नहीं कि हम साहित्य से अलग हैं। साहित्य हमारा भोजन है। हम कभी कभी इस्तेमाल भी कर लेते हैं, किसी कोई उपन्यास अच्छा हुआ तो। मगर मुश्किल क्या है, आपसे भी मुझे सवाल पूछा था कि भाई हमने एक सेमिनार किया था FTI में, सिनेमा और साहित्य, और सबको बुलाया मैंने, सारे जो हिंदी के कथाकार हैं, चाहे वो मोहम्मद आरिफ हो, चंदन पांडे हो, मीनाक्षी सिंह हो या कुणाल सिंह हो, सब जो आज के युवा कथाकार हैं हिंदी के, सबको मैंने बुलाया था। यार देखो, हमारे पास कहानियां नहीं है फिल्मों में, हम घटिया फिल्म बना रहे हैं, तुम अच्छा लिख रहे हो, लेके आओ कहानी। मगर कमाल ये है कि उर्दू साहित्य से तो लोग आए हैं फिल्मों में, अब्बास सिकंदर, इसमें चुगताई, सब लोग, मतलब सारी बेदी साहब। हिंदी वाले क्यों पीछे रहे? ये सवाल, एक एक्सेप्शन है, कमलेश्वर है, राही मासूम रजा है, दे आर एक्सेप्शन, अपवाद है, वो नियम नहीं है। हिंदी वाले क्यों पीछे रह गए? अब मेरी खुद बात हुई कई हिंदी वालों से, और जो युवा लेखक, तो उन्होंने कई बार धमकी भी दी कि सर मैं हम स्क्रिप्ट लिख के लाते हैं, देखिए हम स्क्रिप्ट करते हैं। वो शायद या तो अपने आप को ऊंचा समझते हैं कि यार ये फिल्म सब नौटंकी वाले हैं, इसमें कौन लिखने जाएगा, छोड़। दूसरा ये कि शायद उन्होंने सीखने की आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि सिनेमा का जो लेखन है उसमें थोड़ा बहुत एक उसका जो व्याकरण है सिनेमा लिखने का, थोड़ा बहुत उसमें इंजीनियरिंग भी है, थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर भी है, पूरा साहित्य नहीं है। इस मामले में मानता हूँ कि साहित्यकार बड़े सौभाग्यशाली हैं, उनको कोई बंधन नहीं है। मेरे पास बहुत बंधन है कि भाई अगर आपकी कहानी ये है तो पहले 10 मिनट के अंदर जो दर्शक बैठा हुआ है उसको उस कहानी से जुड़ जाना चाहिए, और उसका जो मुख्य पात्र है फिल्म का, उसकी कहानी से उसका संवाद हो जाना चाहिए कि यार ये बंदा अपना आदमी है, अब इसकी हार जीत मेरी हार जीत है, इसका सुख दुख मेरा सुख दुख है, इसका जिससे जो भी होगा मैं उसमें शामिल हूँ। और तभी जाके जब वो फिल्म खत्म होती है तो किरदार उस दर्शक के साथ उसके घर आता है। आज भी जब हम याद करते हैं पुरानी फिल्में, आज की नहीं मगर जैसे कि 50 या 60 के दशक की, राज कपूर की, गुरुदत्त की, शांताराम की, महबूब खान की, विमल रॉय की, वो कहानियाँ थी, ऐसी कहानियाँ थी जो आज भी आप उसको देखें। अभी जैसे एक फिल्म है विमल रॉय की 2 बीघा जमीन, वो उस फिल्म को करीब हो गए 50 साल से कम तो हुए नहीं होंगे, 50 साल हो गए उनको। आज भी मुद्दा वही है, हमारे किसानों का मुद्दा वही है, और किसान हमारी फिल्मों से गायब हो गए। एक लगान लेके एक्सेप्शन थी कुछ साल पहले, मगर किसान पहले फिल्में बनती थी लेकिन किसानों के बारे में, किसानों की समस्याओं के बारे में, किसान हमारी फिल्मों से गायब हो गए। हमारी फिल्मों से एक झूठा एक जीवन है, और उसके लिए जो कुछ लोग जिम्मेदार है, मैं नाम नहीं लूंगा बेवजह,
मगर उनके लिए शॉपिंग मॉल, महंगे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, गाड़ियाँ, फॉरेन के लोकेशंस और एंड ऑफ स्टोरी। क्योंकि उन कम वक्तों ने संघर्ष भी किया तो मर्सिडीज भी किया। उनको जिंदगी के बारे में कुछ पता नहीं बेचारों को। आई डोंट ब्लेम देम। उनके पास बैंक बैलेंस के नाम पे कुछ या एक या दो कहानियाँ होती हैं, वही वो बना के हिट हो जाते हैं, फिर वही रिपीट करते रहते हैं। मैं नाम नहीं, आप लोग जानते हैं कौन कौन लोग हैं। मगर उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं अभी भी जो लोग जिंदगी जी और उनकी कहानियां जिंदगी से आती हैं। मैंने कहा कि हम असलियत नहीं बनाते फिल्मों में, मतलब इस्तेमाल तो करते हैं, फिर टुकड़े आते हैं। अब जैसे मेरी अपनी फिल्म ये रंग बसंती का मैं जिक्र करूं, मैं जब था अपने कॉलेज में था तो बड़ा तो देखने का शौक था। हिंदी अच्छी थी तो मैं अपने दोस्तों के लिए प्रेम पत्र लिखा था। अब वेरी पॉपुलर कि भाई खाना पीना, घूमना फिरना, फिल्में सब मिलता था, क्योंकि मैं अच्छा लिखता। और उसमें कई सारे जो मेरे दोस्त थे उनका प्रेम कामयाब हो गया, बेचारों की शादी भी हो गई। अब वो मुझे पूछते हैं कि साले तेरी वजह से नहीं लिखता तो कुछ नहीं होता, उनकी बीवियाँ ज़्यादा पूछती हैं। तो हुआ ये कि जब मैं हीरो था अपने पास, लेकिन भाई अच्छा लिखता है यार, उससे लिखवा, बहुत अच्छा लिखता है। जब अब मैं बाहर आया तो मैं जीरो था, मुझे कोई भूलता नहीं था। फिर जब मैं वापस गया निकलने के बाद, यार वहाँ कोई और हीरो था, वहाँ मुझे कोई जानने वाला, कोई पूछने वाला नहीं था, मैं जीरो हो गया। तो आमिर खान का जो किरदार है फिल्म में, उसमें एक बड़ा डायलॉग या बकायदा कि हम कॉलेज में तो हीरो होते हैं, बाहर आते जीरो हो जाते हैं। और इसीलिए जो वो एक था किरदार जो असली जिंदगी से है, वो मेरा अपना अनुभव था। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ फैंटेसी और जो कल्पना में लिखते रहते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए। अक्सर ऐसा होता है कि जो हम जीते हैं वही सीन हमारी फिल्मों में आते रहते हैं, तो उसका इम्पैक्ट होता है। क्योंकि जो दर्शक है वो बेवकूफ नहीं, वो बेवकूफ जो बड़ा अजीब सी चीज है कि वो कुछ ऐसा चाहता है जो उसका जाना पहचाना हो, फेमिलियर हो। हाँ यार ये बात तो सही है कि मैं ऐसा हुआ है, और कुछ ऐसा जो उसी में उसको आश्चर्य भी चाहिए, सरप्राइज भी चाहिए, अनएक्सपेक्टेड भी चाहिए। क्या ये तो इसको तो मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, ये हो गया। तो हमारी मुश्किल इतनी ज्यादा है कि उसको ये भी देना पड़ता है कि जो वो जाना पहचाना हो उसका, और ऐसा भी जो उसका जाना पहचाना न हो, ताकि उसे मालूम पड़े कि अच्छा ये फिर मैं मतलब ये ऐसा कैसे हो गया, इसका लाइफ में ऐसा होता नहीं। और हमें उसे कन्विंस करना पड़ता है। जो कन्विक्शन है, जो हमें कहते हैं कि सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, अविश्वास खत्म कर दे अपने दर्शक का और कन्विंस कर दे कि हाँ भाई ये जो गैलेक्सी है वहाँ पे एक दुनिया है, वहाँ पे एक ग्रह है, एक राजा है, एक राजकुमारी है और एक योद्धा है, और ऑडियंस देखती है। और वहाँ पे जो हमारी कुशलता या जो भी आप कह रहे हैं थोड़ी बहुत, वो उसका इस्तेमाल होता है कि आप ऐसी चीज़ों पे भी भरोसा दिलवा देते हैं जिसपे आम तौर पे भरोसा करना बड़ा मुश्किल है असली जिंदगी में, और ये कुशलता फिल्म लेकर की होती है। तो ये कुछ थोड़ी सी बातें हैं। हालांकि मैं साहित्यकार हूँ नहीं, और एक्चुअली मैं आया था एज ए पाठक पे, इतने विद्वान लोगों से सुनने का मौका मिला, जिनको मैं पढ़ता हूँ उनको सुनने का मौका मिलेगा, ये इस लोभ से आया था। मगर मुझे बता दिया गया कि फिल्म के बारे में भी कुछ बोलना है। तो हाँ, फिल्म का जो लेखन है, ये फिल्म का जो लेखक है, उसकी इतनी सीमाएं हैं, इतनी मर्यादाएं होती हैं, इतना सब कुछ देखना पड़ता है, और उसके बावजूद भी हमें ये कोशिश करनी पड़ती है कि नहीं यार हम कुछ अच्छा लिखें, हम कुछ अच्छा लोगों तक पहुंचाएं। जैसा कि भरतपुरी ने कहा कि आम आदमी का क्या, तो मैं तो अक्सर उदाहरण देता हूँ, अपना उदाहरण देता हूँ कि मेरे लिए इम्तहान जो है, वो जो एक लड़का है मुरादाबाद में साइकिल का पंचर ठीक करता है, रोज का 20 रुपया कमाता है, हफ्ते भर काम करने के बाद एक दिन वो एक मेरी फिल्म देखने जाता है, 100-150 का टिकट लेता है। मेरी जिम्मेदारी है कि उसका पैसा वसूल हो। वो लड़का लिखा पढ़ा नहीं है, वो बेचारा गरीब है, वो साइकिल का पंचर ठीक करता है, उसका एक इंटेलेक्चुअल लेवल जो भी है, मेरा फर्ज बनता है कि उसका 150 रुपया या किसी और का 300 रुपया बाकायदा वसूल हो, तभी हम कामयाब माने जाते हैं।
उसके पहले नहीं। इसलिए जो साहित्यकार हैं उनकी बात अलग है, वो तो बड़े लोग हैं, पर हम फिल्म वाले जो हैं हम लिखते हैं उन लोगों के लिए जिनको हम जानते नहीं। करोड़ों अरबों लोग फेसलेस जो है, जिन्हें हमने कभी देखा नहीं, और हमारी जिम्मेदारी है कि भाई वो जो बंदा वहां बैठा है मुरादाबाद में, जो मुझे नहीं जानता, जिसे मैं नहीं जानता, उसका पैसा वसूल होना चाहिए। ये साहित्यकार होता है, हाँ? ये साहित्यकार नहीं होता है। साहित्यकारों का मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं साहित्यकार नहीं हूँ, मगर हमारे लिए यही सबसे बड़ा होता है यार, उसका पैसा वसूल हो, तभी वो फिर मेरी अगली फिल्म देखने जाएगा। जब तक वो उसका पैसा वसूल नहीं होगा, जो मेरे फिल्म में पैसा लगा रहा है प्रोड्यूसर, वो अगली फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। तो ऐसी बहुत सारी जो हमारी सीमाएं हैं, हमारी मर्यादाएं हैं, उसको ध्यान में रख के हमें वो अपना हाथ बांध के भी लिखना पड़ता है। इस और कुछ हाँ बातें तो बहुत सी है फिल्म के बारे में, फिल्म लिखी कैसे जाती है, क्यों लिखी जाती है, तुमने बता दिया। अब जैसे कि एक आम तौर पे जो फार्मूला होता है, नॉट ए फार्मूला बट एक नियम है कि जो 4 शब्द हैं कि ये किसकी कहानी है, वो दर्शकों को जानना जरूरी होता है कि ये कहानी किसकी है। इतने 4-5 किरदार हैं, कहानी किसकी है, क्योंकि मुझे उसके साथ जाना है, उसके साथ यात्रा करनी है, उसकी कहानी। और वो चाहता क्या, उसको क्या लड़की चाहिए, राज्य चाहिए, संपदा चाहिए, खून का बदला लेना है, किसी अन्याय का बदला लेना है, जो भी हो, या इनाम जीतना है, गोल्ड मेडल लेना ओलंपिक में, जो भी, उसे क्या चाहिए, ये बातें आम दर्शक के लिए साफ होनी चाहिए। जो तीसरी बात है कि क्यों, उसे क्यों चाहिए, अगर नहीं मिला उसे वो लड़की या गोल्ड मेडल या इनाम, जो भी आप कह लें, संपदा, पैसा, नाम, शोहरत, जो भी नहीं मिला, तो उसका क्या नुकसान होने वाला है, वो क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बहुत जरूरी पॉइंट होता है कि अगर उस किरदार को कोई चीज नहीं मिली तो उसका कितना नुकसान होगा, क्या हो जाएगा। और वो कीमत जितनी बड़ी हो, कहानी उतनी इंटरेस्टिंग होती है कि यार अब कैसे होगा, इतना खतरा उसके सामने, इतना स्ट्रगल है, इतने खिलाफ लोग हैं। आखिरी जो हिस्सा है कि भाई ये वो कैसे होगा, ये जो हासिल करना, उसको अपने वो हासिल कैसे करें। तो फिर जिसको हम लोग कहते हैं स्क्रीन प्ले, प्लॉट, कि भाई ये रास्ता है, इतने खतरे हैं, ये इसके दुश्मन है, ये इसके साथी है, इसको हेल्प करेंगे, इसको नुकसान करेंगे, और फिर मगर फाइनली वो जीतता है, फाइनली वो कामयाब होता है। और एक आपने रामचरितमानस की बात की, मैं उदाहरण दूं आपको, उसकी वजह से मुझे एक फिल्म मिली सौदागर। हुआ ये कि मैं तो नया था विज्ञापन व्यवसाय से, मेरी 2 फिल्में रिलीज हुई थी, एक जलवा, एक तेजाब। सुभाष घई ने मुझे बुलाया कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ सौदागर, तो उन्होंने मेरा इम्तहान लिया, बोला कि आपके हिसाब से दुनिया का सबसे अच्छा स्क्रीन प्ले कौन सा है, स्क्रीन प्ले जो फिल्म के लिए लिखते हैं। मैंने कहा रामचरितमानस। अच्छा, कोई उनका लगा था कि मैं बोलूंगा दीवार, शोले, ऐसा कुछ बोलूंगा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा रामचरितमानस। बोले कैसे, मैंने कहा देखो, सिंहासन मिलना है, जंगल जाना पड़ता है, बेचारा जंगल जाता है, सीता चोरी हो जाती है, सीता को लाने जाता है, भाई की जान आती है खतरे में, और जब सब करके वापस लौटता है तो सीता खो देता है। अब ऐसे आदमी की कहानी, अब इससे अच्छी कहानी क्या होगी फिल्म के लिए। और इसीलिए राम के साथ जो इस देश का जुड़ाव है, इसी वजह से शिव के साथ शायद उतना ना हो, या किसी और के साथ उतना ना हो, क्योंकि वो देखता है कि जिसको मैं भगवान मानता हूँ, ये बेचारा सिंहासन नहीं मिल पा, बीवी किडनैप हो जाती है, भाई जान पे आ जाता है, आखिर में बीवी भी खो देता है। जब इसके साथ क्या होता है तो मैं तो मैं किसके की मूली हूँ, मेरे साथ अगर ऐसा कुछ होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मेरे भगवान के साथ इतना कुछ हो रहा है और वो बेचारा अपने मर्यादा में है, वो अपने हीरो है, नायक है, तो ये जो सांत्वना मिलती है इस देश को, सांत्वना राम जी के साथ कि कैसी भी नाइंसाफी हो जिंदगी में, कैसा भी संघर्ष हो, कैसे भी ऐसी घटनाएं हो, आदमी का हौसला नहीं, और आखिर तक राम रहते हैं, राम हीरो बने रहते,
तब जाके मुझे वो फिल्म मिली सौदागर, बोले कि अरे ये एनालिसिस बहुत अच्छी है कि भाई राम को आपने ऐसा बताया कि भाई वो हर जगह असफल होते चले जाते हैं इसलिए वो हीरो है, असफल होते हैं इसलिए हीरो है। ठीक है, लोग भगवान मानते अलग बात है, और जो कहानी है वो इसीलिए उसकी अपील ऐसी है कि एक आम आदमी जिसके लिए असफलता ज्यादा, वास्तविक सफलता बहुत कम, आम आदमी जो है जिसके जीवन में असफलता ही ज्यादा है, सफलता कम है, उसके लिए कहानी बड़ी शक्ति देती है कि जब भगवान के साथ हो सकते तो मैं किस खेती कोई यार चलता है। तो ये एक वो तो हमारी जो फिल्में हैं या फिल्मों का जो लेखन है उसमें ये जो मैंने कहा कि भाई किसकी कहानी है, वो क्या चाहता है, वो क्यों चाहता है, नहीं मिला तो उसका क्या नुकसान होने वाला है, और फिर वो कैसे हासिल करता है, और हासिल करने का जो पूरा स्ट्रगल है आम दर्शक के लिए, उसके साथ जुड़ना, उसके हार जीत के साथ जुड़ना कि नहीं ये तो अपना बंदा है। और इसीलिए जो फिल्में हम असफल होती हैं, और बड़ी बड़ी फिल्में असफल हुई हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, जिसमें बड़े स्टार थे, बहुत बड़े बड़ा खर्चा भी हुआ था और बड़ी हाइप दी थी कि पता नहीं क्या तीर मारने वाले हैं, और आप उन फिल्मों को देखें तो मालूम पड़ेगा कि इसमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज मिसिंग है, गड़बड़ है। और इसीलिए है क्योंकि हम 1000 फिल्में बनाते हैं हर साल, 1012 फिल्में हर साल बनती हैं, उसमें सिर्फ 3 या 4 फिल्में जो है वो सच में कामयाब होती हैं। 90% फिल्में हमारी फ्लॉप होती हैं, और ये आज तक मेरे खुद की समझ में नहीं आया कि क्या लोग ये तय करते कि चलो एक फ्लॉप फिल्म बनाते हैं, अब तो पैसा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, हम टैक्स में देने से क्या फायदा है, चलो एक फ्लॉप फिल्म बना देते हैं। मतलब एक फ्लॉप फिल्म बनाने में भी उतना ही खर्चा होता है जितनी एक अच्छी फिल्म बनाने में, फिर भी अच्छी फिल्में क्यों नहीं बनती, और ये आज तक मुझे इसका उत्तर नहीं मिला कि भाई क्यों नहीं, लोग क्यों नहीं बना रहे, जब सब कुछ सारी सुविधाएं हैं, एक्टर भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, और फिर भी 90% फिल्में फ्लॉप होती हैं। सिर्फ 3 या 4 फिल्में साल में हैं। मतलब समझिए कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि एक समझिए रोज गार्डन है, गुलाबों का बगीचा है, 1000 पेड़ हैं, उसमें सिर्फ एक पेड़ की सिर्फ एक शाख में 3 या 4 गुलाब खिलते हैं। तो वो जो माली है उस रोज गार्डन का, वो मालिक के बारे में आप क्या राय रखते हैं, तो मालिक सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है। तो ये जो लेखन है हमारी फिल्मों की सबसे कमजोर कड़ी है, और सिर्फ हमारी ही नहीं, हॉलीवुड में भी वही हाल है। हॉलीवुड में भी ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ अलग चीजें हैं, लेखन साहित्य में जो भी हो, फिल्मों में लेखन सबसे कमजोर कड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड लेखक नहीं है। एक जमाना था कि लोग साहित्य से आए थे, बेदी, किस्मत चुगताई, चंद्र अब्बास, उनके जाने के बाद उनकी खाली जगह को भरने के लिए कोई नहीं आया। ले देखे कुछ अपवाद थे, गुलजार, सलीम जावेद, बस बाकी हमारे यहाँ कोई भी फिल्म लिखता एक्टर बनने आए, दुकानें के लिए बन गए, राइटर बन गए, कुछ और करने आए थे, नहीं काम हुआ, वो राइटर बन गए। ऐसे लोग राइटर बन गए। मैं जब आया फिल्म में मुझे इतना ताज्जुब होता था कि यार ये बंदा 30-40 फिल्में लिख रहा है, और किस एंगल से ये लेखक है या राइटर है, इसका क्या बैंक बैलेंस है उस मामले में, और इसीलिए हमारी फिल्मों का ये हाल है। तो लेखन जो है, अफसोस की बात है, मगर क्या कर, सच्चाई यही है कि लेखन हमारे फिल्मों में अभी भी सबसे कमजोर है। धन्यवाद, आपने इतने गौर से सुना, तो थोड़ा बहुत मुझे लगा, मैंने शेयर किया। बहुत अच्छा लगा, पूरा एकदम वर्कशॉप हो गया, और हम लोग अलग से एक वर्कशॉप इस पे करेंगे फिर से। केशव राय जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ, दीनदयाल मुरारका जी, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करेंगे क्योंकि जो समय सीमा थी वो पूरी हो चुकी है। आइए मुरारका जी। थैंक यू देवमणि जी। आप सब बैठ के आभार सुन रहे हैं सर, आप बिल्कुल। सबसे पहले मैं उपस्थित सभी वक्तागण, सुधी श्रोतागण, सभी का मन से आभारी हूँ कि आज हम अगर हमारा कोई भी काम छोड़कर यहाँ आए हैं तो हमें महसूस होता है हमने एक अच्छा काम किया। कमलेश जी अगर मुरादाबाद के किसी पंचर वाले का भी ध्यान अपने लेखन में करते हैं तो ये उनको अन्य लेखकों से अलग करते हैं।